हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल ऑल आर्ट। और आज हम बात करेंगे रियलिज्म के बारे में, जो कि स्टार्ट हुआ था 1840 से 1880 के बीच में और फ्रांस के अंदर स्टार्ट हुआ था। रियलिज्म का मतलब क्या होगा? रियलिज्म का मतलब होगा नेचुरल। नेचुरल जो एकदम जैसा जो दिखता है वैसा ही, मतलब जो दिख रहा है वैसा ही वो सेम टू सेम बनाने में यकीन रखते थे। तो उनका मेन सब्जेक्ट क्या होता था? मेन टॉपिक होता था डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में जो जो इंसान जैसे जैसे प्रॉब्लम्स फेस करता था, वो टॉपिक निकालते थे, वो सिचुएशन निकालते थे, वो इमोशंस को वो एक्सप्रेस करना चाहते थे अपनी पेंटिंग्स के अंदर। तो इसके अंदर कोई भी जो है, एक तो ये नेचुरलिज्म जो है ट्रस्टफुली, मतलब ट्रुथफुली था, क्योंकि जैसा दिख रहा था वैसा वो बनाते थे। रियल पीपल को दिखाते थे, रियल लाइफ को दिखाते थे, रियल प्रॉब्लम से कैसे फेस कर रहे हैं उनकी सिचुएशंस को दिखाते थे। डेली लाइफ का जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो सब दिखाते थे। और ये सत्य चीज़ों को दिखाते थे कि ट्रू टू लाइफ एज पॉसिबल, जितना हो सके उतनी सच्चाई वो दिखाते थे। और जो घटना हो रही है उस प्लॉट को दिखाते थे। और डाउन टू अर्थ होते थे, हाइपर रियलिस्टिक दिखाते थे चीज़ों को। और बैलेंस ऑफ पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट के बारे में वो बताया है इसके अंदर कहीं ना कहीं। और इनका मेन मोटो ये होता था कि जो एक्शंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि वो जो काम कर रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि अगर कोई खेत में काम कर रहा है तो वो उसकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो नहीं खेत में काम करेगा तो वो कमाएगा कैसे, अपने परिवार कैसे चलेगा। तो वो डेली लाइफ की एक्टिविटी को दिखा रहे होते हैं उसकी, ना कि उसकी मोरल प्रिंसिपल्स को। और कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था, और उसी की यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिखाया है। डिपिक्टिंग ऑफ सोशल क्लास के बारे में दिखाया है, जो कि कैप्चर किया है सब्जेक्ट को रियलिस्टिक स्टाइल के अंदर। और सब्जेक्ट की रियलिटी दिखाई है लाइफ के अंदर कि क्या रियलिटी है। तो ये इनका मोटो है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे तो इसके अंदर सुपर स्पेकुलेटिव फिक्शंस को नहीं दिखाया है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स नहीं दिखाए, इमेजिनेशन नहीं दिखाई है, एग्जॉटिक सब्जेक्ट नहीं लिए हैं, इमोशनल सब्जेक्ट नहीं, इमोशनल सब्जेक्ट हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, और माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट को तो बिल्कुल ही नकारा है इन्होंने। और ये हाईली सुपर रियलिस्टिक बनाते थे, जैसे कि फ़ोटोग्राफ निकाल दिया है। तो इससे ये दिखाना चाहते थे कि एक तो ट्रूथफुल है, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, विजन यही है कि ट्रूथफुल और ऑब्जेक्टिव विजन होता था प्रॉब्लम्स को दिखाने का। और ये क्यों इम्पोर्टेंट हुआ? क्योंकि ये रियलिस्टिक से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की जर्नी इसने कवर करी। और ये स्टार्ट किसने किया था? ये गुस्ताव कोर्बे ने स्टार्ट किया था। तो ये ऐसा बिलीव करते थे कि जो जैसा दिख रहा है ये वैसा ही बनाने में एकदम बिलीव करते थे, क्योंकि प्रेजेंट ही आपको सॉल्यूशन दे सकता है किसी प्रॉब्लम का, पर पास्ट नहीं। तो वाई टू लिव इन पास्ट, तो प्रेजेंट पे फोकस करो। तो मेन सब्जेक्ट इनका सब्जेक्ट इटसेल्फ होता था, प्रायोरिटी देते थे ये सब्जेक्ट को। और एक्यूरेट होता था, डिटेल्ड होता था, क्लोज बनाते थे कहीं ना कहीं। और माइथोलॉजी और पास्ट इमेजिनेशन के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, फैंटेसी के ऊपर बिलीव नहीं करते थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इन्होंने जो रोमांटिसिज्म की जो वीनस थी, जो कि एक विमेन है, उनको इन्होंने रियलिज्म के अंदर इन्होंने दिखाया, जो कि एक लेडी वहाँ पे तो इन्होंने देवी के रूप में दिखाया है रोमांटिसिज्म में। और यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि फील्ड में वो कैसे काम कर रही है, कैसे प्रॉब्लम को फेस कर रही है, सिचुएशन को कैसे, प्रॉब्लम उस सिचुएशन में से वो कैसे निकलेगी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स दिखाया है। एक विमेन के दो रूप, रोमांटिसिज्म में वीनस देवी की तरह दिखाया है, और रियलिज्म में इन्होंने उसी देवी को फील्ड में काम करते हुए दिखाया है। तो वही एक्चुअल प्रॉब्लम को कैसे वो फेस कर रही है ये सब दिखाया है। तो औरत के दो रूप दिखाए हैं इन्होंने एक तरह से। तो अभी इनके यहाँ जो ब्रश स्ट्रोक्स थे ये कम यूज़ करते थे, तो कलर को लाइट से डार्क की तरफ कम होने लगा किसी तरीके से। और फिर जो लाइट और डार्क एकदम ब्रेक नहीं होता था, तो धीरे धीरे वो जो सडन लाइट से डार्क की तरफ जो आता था वो नहीं दिखाया इन्होंने। तो जो कि लाइट और शेडो को दिखाते थे कहीं ना कहीं, और इन्होंने धीरे धीरे उस चीज़ को ख़त्म किया, मतलब धीरे धीरे वो कम होने लगा पेंटिंग में। तो एकदम से ब्रेक नहीं करते थे कलर को।
अब हम बात करेंगे रियलिज्म के बेस्ट आर्टिस्ट ऑनरे डिमेयर के बारे में, जो कि जिनका जन्म हुआ था 1808 मार्शेले फ्रांस के अंदर, और इनकी डेथ हुई थी 1879 वालमोडेज फ्रांस के अंदर। इनकी लाइफ स्पेन जो है 70 ईयर्स का रहा था, और इनके जो मेन सब्जेक्ट होता था टॉप बनाने के लिए, वो ये बनाते थे पुअर और रिच को डिफरेंस दिखाते थे ये अपनी पेंटिंग्स के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्होंने ये खुद एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते, तो ये खुद इन्होंने फील किया था कि क्या क्या प्रॉब्लम से फेस करते थे अपनी लाइफ के अंदर। तो इस तरीके से इन्होंने ये बेसिकली जाने जाते हैं पेंटर के रूप में, स्कल्पटर के रूप में, प्रिंट मेकर के रूप में, सोशल पॉलिटिकल कार्टून ये बनाते थे, लिथोग्राफ करते थे ये, और कैरिकेचरिस्ट थे ये। तो ये बचपन में अगर हम इनकी हिस्ट्री बात करें तो ये पेरिस में इनका जन्म हुआ, फिर इन्होंने अपना प्रोफेशन एज एन आर्टिस्ट अडॉप्ट कर लिया, फिर ये इन्होंने पढ़ाई करी, फिर ये ड्राइंग करते थे, फिर ये लिथोग्राफी में आ गए। फिर पुअर थे इसीलिए ऑयल पेंटिंग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए इनके फ्रेंड्स जो है इनको सपोर्ट करते थे कहीं ना कहीं, और स्ट्रगलफुल लाइफ इन्होंने देखी। तो 25 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना प्रोफेशन को अपना लिया एज एन आर्टिस्ट, और 500 पेंटिंग्स इन्होंने बनाई करीब, और थाउजेंड्स वुड एनग्रेविंग इन्होंने किया, और 1000 ड्राइंग इन्होंने की, फिर 100 ऑफ इन्होंने स्कल्पचर्स बनाए, 4000 लिथोग्राफ्स इन्होंने बनाए। और इनके जो फादर थे वो फार्मर भी थे, फार्मर ही थे, तो इन्होंने अपने फादर को असिस्ट भी किया बचपन में, और 40 साल की उम्र में जो थे इन्होंने छोटी छोटी पेंटिंग्स, ऑयल पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी रेड और ग्रे कलर के अंदर। और ये इनका एक कोट था कि पास्ट इज़ पास्ट, प्रेजेंट इज़ प्रेशियस। तो इन्होंने पढ़ाई की बड़ी मुश्किलों से, जो कि उसके बाद इन्होंने पेंटिंग्स जो बनाते थे रिच और पुअर लाइफस्टाइल को दिखाते थे कहीं ना कहीं, और इन्होंने इंट्रोड्यूस की एक टेक्निक को जो कि इम्प्रेशनिज्म से मॉडर्न आर्ट की तरफ को जो जाती है। 1830 का जो रिवोल्यूशन हुआ था उसके अंदर इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली ताकि ये एक्सप्रेस कर सके अपने रिपब्लिकन स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं। और 1830 में फिर इन्होंने कैरिकेचर बनाया जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, लार्ज कैरिकेचर एंड ले चेरीवेरी, जो कि इन्होंने बनाया था एक गार्गेंटुआ, एक अर्दी कैरिकेचर ऑफ लुइस फिलिप। करप्ट गवर्नमेंट को दिखाया इन्होंने, जिसकी वजह से इनको जेल हो गई थी और 6 महीने के लिए, और फिर 500 इनको फ्रेंच वो करेंसी वहाँ की देनी पड़ी। इनके ऊपर चार्ज लगा था कि इन्होंने लोगों को, वहाँ के लोगों को भड़काया है, लुइस फिलिप जो गवर्नमेंट है उनके लिए लोगों को भड़काया है, और लोग उनकी निंदा करने लगे। और फिर 1860 के अंदर ये इन्होंने ला चेरीवेरी छोड़ दिया। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की तरह काम करने लगे। फिर ये इनके फ्रेंड्स ने इनको ऑयल पेंटिंग के लिए हेल्प किया। फिर ये इन्होंने पेरिस छोड़ दिया, वहाँ पे इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई बहुत ज़्यादा। फिर ये वालमेंडास चले गए वहाँ पे। फिर 1863 के अंदर इन्होंने ला चेरीवेरी दोबारा से ज्वाइन कर लिया मंथली बेसिस के ऊपर। फिर इनकी डेथ हो गई 1879 के अंदर, और इनका जो क्रिमिनेशन था वो भी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, क्योंकि इनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि इनकी फैमिली इनको जो है इनका दाह संस्कार कर दे। तो एक बहुत ही बुरा समय इन्होंने, एक पुअर लाइफ इन्होंने अपनी देखी, जिसकी वजह से बड़े परेशान भी थे। इस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर लुइस फिलिप को गुंटुआ की तरह की उसमें दिखाया है, और वो लोगों से जो है पैसे ले रहा है, मतलब ढेरिया ले रहा है पैसों की, और एक मुंह तक उसके एक रैंप जा रहा है, जिसकी वजह से लोग उसके मुंह में जो है रिश्वत और ये सब भेज रहे हैं पैसे। अगर हम इस पेंटिंग को देखें तो ये द थर्ड क्लास कैरेज है, 1864 के अंदर बनी थी। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर अभी ये रखी है। इसके अंदर सिंपैथी फॉर पुअर दिखाया है, कैरिकेचरिस्ट ऑफ बर्गेज एंड पॉलिटिशियंस और दिखाया है, और इसके अंदर दिखाया है कि कैसे जो है पुअर, वो सेंसिटिविटी दिखाई है उन लोग की, पुअर लोग की फैमिली कैसे इकट्ठी बैठी है कार में, सीट के ऊपर सटा सटा हाथ उनका है, और आइसोलेटेड फील कर रहे हैं अपने आप को, और अपने ही ख्वाबों में वो खोए हुए हैं।
तो इनकी अगर पेंटिंग में देखें तो सिंप्लीफाइड करते थे अपने स्केच को, बाउंड्री रूल को फॉलो करते थे, नेचुरली जो कलर को, नेचुरलिटी को कलर से प्लस ब्रश स्ट्रोक से ख़त्म नहीं करते थे, नेचुरलिटी को कलात्मक ढंग से उसको दिखाते थे, इमोशंस को भी इम्पोर्टेंट देते थे। तो और ये कमिटेड होते थे एक मोमेंट के लिए, इसीलिए अपनी पेंटिंग्स को इतने अच्छे से बना पाते थे। इन्होंने पूरी सीरीज़ बनाई है ट्रेन्स के ऊपर, और पेंटिंग में रिच और पुअर का पूरा वो दिखाया है, और कैसे रिच को वो क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखाए हैं, और ह्यूमन एक्सप्रेशंस के अंदर ये ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे। उनकी स्टेज के ऊपर जैसे दिखाते हैं या स्ट्रीट के ऊपर दिखाते हैं, ऑडियंस लॉयर को इन्होंने दिखाया है, बैगर को दिखाया है, और वॉशरमैन को दिखाया है, रिच को दिखाया है इन्होंने। तो वो सारी एक्सप्रेशंस को और इन सबको कैप्चर करने के लिए अलग अलग क्लास को कैसे उनकी हाव भाव हैं उन सबको दिखाया है इन्होंने। शेड्स एकदम ब्राउन और डार्क कलर के यूज़ किए हैं, ग्रीनिश भी हैं, वो इसीलिए दिखाया है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते फर्स्ट क्लास की टिकट या सेकंड क्लास की टिकट। तो वहाँ डर्टी है, क्रैम्पी है, ओपन है, हार्ड बेंचेस हैं, तो वो उनकी सिचुएशन को दिखाया है इन्होंने कहीं ना कहीं। तो इस अब जो हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है वो द लॉन्ड्रेस है, ऑयल और पैनल के ऊपर वो बनी हुई है, द वॉशरमैन के नाम से भी वो जानी जाती है। 1863 के अंदर लूव्र पेरिस फ्रांस के अंदर ओके है। इसके अंदर वो बंडल ऑफ क्लोथ्स वो हाथ में लेके जा रही है और सीढ़ियाँ चल रही है नदी के किनारे से। तो सब्जेक्ट ये दो विमेन है या एक माँ और एक बच्चा है। नेक्स्ट इज़ द ट्रांसनोनेन, ये 1834 के अंदर रिवोल्ट के दौरान ये बनाई गई थी पेंटिंग। इसके अंदर अटैक के दौरान जो वन ऑफ द बैरिकेड बाय द आर्मी, एक इन्फेंट्री कैप्टन था जो कि मारा गया था शॉट गन से फ्रॉम ए हाउस। तो ये आज भी हिस्ट्री में जानी जाती है। इस रोड के बारे में एक जो है वहाँ पे एक रोड बनाई है जो कि इस हिस्ट्री को दिखाता है कहीं ना कहीं। अब जो नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी वो हैवी बर्डन है, ऑयल और पैनल के ऊपर ही बने हैं 1952 के अंदर। इसके अंदर मेन सब्जेक्ट वुमेन है जो कि हाथ में बंडल लिए हुए हैं और जिसको ग्रेट करेज को दिखाया है उस पेंटिंग के अंदर, और उसके साइड में उसका बच्चा चल रहा है, और उसकी जो शेडो दिखाई है उस पेंटिंग के अंदर वो ये दिखाया है कि वो उसके फ्यूचर को लेके बड़ा ही टेंस्ड है, डिप्रेस्ड है। ये इनकी एक और नेक्स्ट पेंटिंग है, चेस प्लेयर 1863 के अंदर स्टार्ट की थी, 67 के अंदर ख़त्म हुई थी, पेरिस के अंदर इन्होंने बनाई थी। और इसके अंदर दिखाया है कि दो लोग कैसे चेस खेल रहे हैं, अपने पास टाइम को, फ्रेंडली गेम को वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। इस पेंटिंग में एक बूढ़ा है और एक जवान है जो कि अपनी बारी आने का वेट कर रहा है, इस तरीके से दिखाया है। अब जो नेक्स्ट पेंटिंग है वो है द प्रिंट कलेक्टर, और ये पेंटिंग ऑयल और कैनवस के ऊपर बनी है, और ये पेंटिंग में बहुत फेमस हुई थी। नेक्स्ट इज क्रिस्पिन एंड स्केपेन, 1864 के अंदर ये बनाई थी, और लूव्र पेरिस फ्रांस के अंदर आज है। और फिर इन्होंने एक और बहुत फेमस पेंटिंग बनाई थी, द पास्ट प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। ये कैरिकेचर इन्होंने बनाया था 1834 के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर आज ये रखा है। अब पेंटिंग है द रिपब्लिक, 1848 के अंदर बनाया है, ऑयल और कैनवस के अंदर। इसके अंदर जो बिग लेडी है इसको रिपब्लिक की तरह, स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक की तरह दिखाया, जो कि फर्टाइल है, ग्लोरियस है और सेरीन की तरह शो किया है, और ये नरिश कर रही है अपने बच्चों को और एजुकेशन भी दे रही है। तो ये ग्रेट रिपब्लिक एबॉलिश स्लेवरी को दिखाया है कि मतलब स्लेवरी इसने हटाई है। अब नेक्स्ट पेंटिंग इनकी डॉन के ऊपर है जो 1865 से 1870 के अंदर बनी है, और ये पेंटिंग ऑयल और कैनवस के ऊपर है, आज ये जर्मनी के अंदर रखी है। ये इनकी कुछ लाइन ड्राइंग्स आपको दिखाई देंगी, आपको कितना सिंप्लीफाइड तरीके से दिखाई दे सकता है इसके अंदर कैसे। फिर इनके कुछ लिथोग्राफ्स है, आप देख सकते हैं कि ये भी कितना डिटेल्ड है, और लाइन ड्राइंग इसके अंदर भी कितना अच्छे से दिखा रखा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वकील के ऊपर बड़ी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है कि वो कैसे अपने नेचर को दिखा रहे हैं। इसमें भी इन्होंने उनके एक्सप्रेशंस को, ह्यूमन एक्सप्रेशंस को दिखाया है कहीं ना कहीं, जैसे लॉयर क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे वो उनके जेस्चर है। लास्ट में हम दिखा रहे हैं कि इन्होंने जो स्कल्पचर्स बनाए थे वो किस तरीके से आप देख सकते हैं, और इनका मेन सब्जेक्ट वही था कि कॉमन लाइफ को, उनके एक्सप्रेशंस को, उनके जेस्चर्स को
कैप्चर करके अपने पेंटिंग्स में, लिथोग्राफ्स में और स्कल्पचर्स के अंदर दिखाना कहीं ना कहीं। तो अब आप समझ ही जाएंगे कि इन्होंने सिंप्लीफाइड तरीके में अपना कितना अच्छे तरीके से अपनी जो है एक्सप्रेस किया है अपनी पेंटिंग्स में या स्कल्पचर्स के अंदर। इमोशंस को इम्पोर्टेंट देते थे कहीं ना कहीं, और बाउंड्री को भी ये फॉलो करते थे, रूल को फॉलो करते थे, नेचुरलिटी को, कलर को और ब्रश स्ट्रोक्स को ख़त्म नहीं करते थे अपने, और कलात्मक रूप से उसको दिखाया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी हम नेक्स्ट आर्टिस्ट के बारे में हम बात करेंगे, तो वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। रेस्ट के लिए थैंक यू, और आपको वीडियो अगर पसंद आएगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।